राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और मैं इस समय अपनी बिहार यात्रा कंप्लीट करके वापस अपने स्थान पे लौट आया हूं और ये वीडियो अपने रूम में बैठ के बना रहा हूं हिमाचल प्रदेश में। मेरे साथ अवनीश भाई जुड़े हैं आज, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर हैं, गोरखपुर से जुड़े हैं। अवनीश भाई, आपकी उम्र लगभग 50 साल तो हो ही गई होगी। 53 रनिंग। 53। और कम से कम पिछले 25 साल से तो आप कम से कम पॉलिटिकल सिनेरियो को ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। 25 साल से। हो गए हम बस। सर, विपक्ष में इतनी हताशा और विचारों का, मुद्दों का ऐसा अकाल, विपक्ष के पास न कोई नेता, न कोई नीति, न कोई नेतृत्व, कुछ है ये नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। कल उनकी वो वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो गई बिहार में, इसलिए मैं ये आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इतना हताश विपक्ष पिछले 25 सालों में, जब से आपने होश संभाला, आपने कभी विपक्ष को इतना हताश, निराश देखा है? या इतना मुद्दा विहीन? मुद्दा नहीं है। अब कल राहुल जी ने कह दिया हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम से कुछ नहीं हुआ है। क्या आप क्या कहेंगे इस पे? ठीक सर, आपने टाइम फ्रेम 25 साल का दिया है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इन 25 सालों में पिछले 11 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार है। यानी 11 साल से भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष के बजाय सत्ता में। दरअसल ये शून्यता आपको इन 11 सालों में ही पैदा होते हुए दिखाई दे रही है। उसका कारण क्या है? स्पष्ट रूप से 11 साल पहले यानी 2014 तक इस देश में आपको विपक्ष मौजूद दिखाई देता था। उसके पास नेता भी होते थे, उसके पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्ष में नेता होते थे, लाल कृष्ण आडवाणी होते थे, सुषमा स्वराज जी होती थी, उसके एक लंबी श्रृंखला। लेकिन जैसे ही ये पार्टी सत्ता में आती है, इसके पास फिर एक सत्ता वाले नए एरा के नेता आ जाते हैं। इसमें शाह दिखाई देते हैं, इसमें मोदी दिखाई देते हैं। आज की पूरी 11 साल का ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता वाली आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस इस देश के विपक्ष में आती है, तो आपका प्रश्न यहां शुरू होता है कि भाई साहब, 11 साल से इस देश का विपक्ष इतना हताश, इतना निराश, न उसके पास कोई मुद्दा है, न उसके पास कोई नेता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आता। अब जब कांग्रेस को पैन इंडिया विपक्ष में रहना नहीं आता, कांग्रेस ने अपने आप को इसलिए इस लायक बनाया ही नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की कल्पना में कभी नहीं था कि हम इतनी लंबी सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेसियों को, उनके नेताओं को, उनके समर्थकों को, उनके वोटर को, यहां तक ये जो गाली, गुप्ता, जबानबाजी और आप सोशल मीडिया में हद दर्जे की अस्तरहीनता, या कांग्रेसी प्रवक्ताओं का टीवी चैनलों पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हद दर्जे की अस्तरहीनता, बदतमीजी जो आपको दिखाई दे रही है, इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस ने अपने आप को कभी विपक्ष के लिए बनाया ही नहीं। इसलिए पिछले 11 सालों से जब कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्ष का यह स्तर है। अब सिर्फ यहां कांग्रेस ही नहीं है, कांग्रेस के अलायंस में जितनी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी को विपक्ष में रहना नहीं आता, सत्ता में रही है, अच्छी खासी रही है। गए मुलायम सिंह जो लंबे समय तक विपक्ष में रहे और उसके बाद सत्ता में आए। लेकिन हकीकत यही है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो पिछले जरा कल्याण सिंह के बाद से कोई सरकार, राजनाथ सिंह के बाद से कोई सरकार, एक लंबा गैप हुआ। यानी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने की आदत है। अब आ जाते हैं बिहार में। बिहार में जब सत्ता में होती है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी,
उनके पास काम भी होते हैं, उनके पास डायलॉग भी होते हैं, उनके पास पद भी होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, घोटाले और तमाम तरह की कमाई का स्रोत होता है। लेकिन जैसे ही वो नीतीश कुमार जी के साथ टुकड़े टुकड़े में, मैं 2005 तक के जंगल राज के बाद की कहानी बता रहा हूं, जब 2010 के बाद टुकड़े टुकड़े में पलटी मारा है नीतीश कुमार ने और आरजेडी सत्ता में आई है, क्योंकि नीतीश कुमार तो कंटिन्यूअस तब से सत्ता में है, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो। तो जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जैसे ही विपक्ष में चले जाते हैं तो फिर वही अस्तरहीनता, मुद्दे का कोई मामला नहीं, कोई विपक्ष की रणनीति नहीं, कोई जमीन पर काम नहीं। तो ये कुल मिलाकर आपको ये बताता है, आज आप स्टालिन को देख रहे हैं, तमिलनाडु में सत्ता बदलने दीजिए, वो सत्ता में रह के जितनी स्तरहीनता कर रहे हैं, आप विपक्ष में जिस दिन पहुंचेंगे स्टालिन और उनकी पार्टी, उस दिन आप तमिलनाडु के विपक्ष का स्तर देख लीजिएगा। आज वहां विपक्ष का स्तर क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। एक सबसे मजेदार और शानदार उदाहरण उड़ीसा का आपको देता हूं। दशकों पुरानी बीजेडी की वहां पर सरकार रही, विपक्ष में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में रही। कभी आपको स्तरहीन राजनीति उड़ीसा से दिखाई दी हो? बिल्कुल नहीं। एक समय आया, एक पूरा एक चर्निंग फेज आया, भाजपा ने अपने आप को उस स्तर तक पहुंचाया। नवीन पटनायक की उम्र हो गई, वो चुक गए, उन्होंने अपना कोई सेकंड लीडर तैयार नहीं किया, ठीक मायावती जी की तरह, तो वहां भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई। वेस्ट बंगाल की मैं बात ले लेता हूं। वेस्ट बंगाल में आप देखिए क्या है, आज ममता बनर्जी जिस क्रूरता के साथ सत्ता में हैं, चूंकि वहां 3 दशक से ज्यादा लेफ्ट की सरकार रही, और लेफ्ट चाहे विपक्ष में हो और चाहे सत्ता में हो, वो हमेशा क्रूरता, तानाशाही और अराजकता के बल पर ही विपक्ष भी चलाता है और सत्ता भी चलाता है। ठीक वही डीएनए लेके ममता बनर्जी आपको दिखाई देंगी। यही ममता बनर्जी जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगी, इससे भी 10 गुना ज्यादा स्तरहीनता आपको दिखाई देगी। एक एक्सेप्शन है सर इस देश में, और वो है बहुजन समाजवादी पार्टी की राजनीति और बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती। कोई मुझे बता दे, मायावती जी जब से सत्ता से बाहर हुई हैं, चाहे उनका क्षरण हुआ है नेशनल पॉलिटिक्स में, लोकसभा राज्यसभा में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, एक भी ऐसा बयान, एक भी ऐसा स्टेटमेंट जो राष्ट्र के खिलाफ गया हो, जो राष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ गया हो, जो सनातन या बहुसंख्यक धर्म का अपमान करता हो, तो एकमात्र एक्सेप्शन अगर आज के समय में आप देखेंगे तो वो मायावती मिलती है। कुल मिला के अंतिम बात ये, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को विपक्ष में रहना नहीं आता। यही कारण है कि उन्होंने कभी अपने आप को तैयार नहीं किया, क्योंकि उनको ये मुगालते में भी सपना नहीं था कि वो इतने समय तक सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए वे स्वप्न दोष के शिकार हैं। दर्शक जरा इस शब्द को लें, स्वप्न दोष के शिकार हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार तांत्रिक की तरह भागते हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 2024 के बाद राहुल गांधी कहते हैं हम अभी सरकार गिरा देंगे, हम तभी सरकार गिरा देंगे, तो ये स्वप्न दोष, सपने देखने, राहुल गांधी भी रात में सपना देखते हैं पीएम बनने का। कांग्रेस ने न खुद न अपने इकोसिस्टम को इस देश के अच्छे, जिम्मेदार, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव विपक्ष के लिए तैयार नहीं किया है, इसलिए आप इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इनका यही हाल होने वाला है। अवनीश भाई, आपने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आता। वो मेरी एक बड़ी पॉपुलर पोस्ट है फेसबुक पे, मैंने लिखा था जब एक अत्यधिक सफल व्यक्ति ने अमेरिका में, वो जब मंदी आई और उनकी नौकरियां चली गई, बहुत परेशान हो गए, तो सब परिवार जो है उन्होंने अपने आप पूरे परिवार साथ समेत समाप्त कर लिया था। तो मैंने उस पोस्ट को कंक्लूड किया था कि ये आदमी 10वीं से लेकर लाइफ पर्यंत अपने लाइफ पे टॉपर रहा और अमेरिका में सी फेसिंग 5 बेडरूम का ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहता था। पर जब मंदी आई, नौकरी चली गई और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाली जब नौबत आ गई, तो उसने पूरे परिवार ने, और उन्होंने लिख जाते समय लिखा
कि आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज के बाद सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, और यही सबसे अच्छा तरीका था। उन्होंने अपनी समस्याओं के हल का एक ही तरीका, और पूरे परिवार समेत, वो मैं शब्द बोलता नहीं हूं क्योंकि यूट्यूब को बहुत बुरा लगता है वो शब्द। तो मैंने उस पोस्ट को कंक्लूड ऐसे किया था सर कि ये आदमी सक्सेस के लिए प्रोग्राम्ड था। इसको सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है, ये पता था। परंतु फेलियर भी होता है लाइफ में, और फेलियर को कैसे हैंडल करना है, अगर कभी भगवान न करे गरीबी आ जाए तो उसमें क्या करना है, ये उनको पता ही नहीं था। they were programmed for success, they were trained for success, but they were not trained for failure। खैर साहब, भाजपा पे यही आरोप लगता है, जैसे आप कहते हैं कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठना नहीं आता, लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा को शासन करना नहीं आता। तो मैंने एक मित्र से पूछा, भैया शासन काहे नहीं करना आता? तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कहा। तो मैंने बोला, हाँ शासन करना एक बात तो है कि मुलायम सिंह के परिवार को तो आता है, लालू जी को भी आता है, उधर मैं देख रहा हूं स्टालिन के परिवार को भी आता है, क्योंकि स्टालिन के परिवार में, करुणानिधि के परिवार में 36 राज्यसभा, मुख्यमंत्री से लेके राज्यसभा, लोकसभा, हाई सभा, हाउस सभा और ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख तक 36 लोग थे, या ऐसे ही कुछ थे करुणानिधि के परिवार में। लगभग 36 के 3 दर्जन मुलायम सिंह के परिवार में भी हैं, और इसी तरह लालू के परिवार में है। और यहां योगी जी की बहन जो है उत्तराखंड के एक गांव में चाय की दुकान भी नहीं, एक टपरी चला रही हैं। मोदी की भतीजी जो है वो आज भी शिक्षा मित्र की नौकरी कर रही है गुजरात में। तो लोग कहते हैं, ले, जब अपने ही, जो आदमी अपने ही परिवार का कल्याण नहीं कर सकता, उस वाला देश का क्या कल्याण करेगा जी? मैंने कहा, हाँ बात तो सही कहा हुआ कि मोदी के भी तो 5-6 भाई और 25-26 तो भतीजा भौजाई रिश्तेदार हैं, तो उन सबको राज्यसभा में पहुंचा देते, सबको जो है अरबपति बना सकते थे। तो वाकई भाजपा को शासन करना नहीं आता, मैं भी ये मानता हूं। अच्छा, मुद्दों की जहां तक बात है सर, मुद्दे तो हैं, ऐसी बात नहीं है, मुद्दा विहीन नहीं है विपक्ष। जैसे पंजाब में आजकल मुद्दा है, किसान की जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, कौनो प्रोजेक्ट साला लगे चाहे न लगे, सड़क बने चाहे न बने, पाइप की लाइन खुदे चाहे न खुदे, जमीन नहीं देंगे। बहुत बड़ा मुद्दा। ये मुद्दा बिहार में, आपके हरियाणा में हो गया है। 5 ठो इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर की थी सरकार ने। हरियाणा के हुड्डा के जितने भी किसान यूनियन थे सबने मना दिया कि 1 इंच भूमि नहीं देंगे, ऐसे कैसे ले लोगे? मुद्दा तो है सर, किसान की जमीन। अच्छा, अभी लेटेस्ट मैं आपको बहुत मजेदार, ये जो अतिवृष्टि चल रही है ना, आपको पता है मोदी की साजिश है। मोदी पंजाब के किसानों से बदला लेने के लिए, पता नहीं आजकल कोई केमिकल आया है, मोदिया जो है हवाई जहाज से छिड़क दे वाला, ये मैं यकीन मानिए हरियाणा और पंजाब में ये सीरियसली अफवाह फैली है कि कोई केमिकल मोदिया छिड़कवा रहा है, उससे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और उससे क्या होगा, पहले अभी बारिश में आप लोग को डुबो देगा बाढ़ से, उसके बाद भयंकर सूखा पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब उसके बाद सारी जमीनों पर कब्जा करके अडानी को दे देंगे। ये मुद्दा है सर आज। ये मेरी दर्शक मेरी बात को मजाक में न लें, पंजाब में और हरियाणा में ये मुद्दा है। बाकी वोट चोरी तो हो ही रही है, एटम बम फुस हो गया है, हाइड्रोजन बम फूटने वाला है कल परसों में, तो मुद्दे तो हैं विपक्ष के पास, और यही मुद्दों पे राजनीति कर रही है विपक्ष। परिणाम क्या हो रहा है बाबा जी, इस पर आता हूं जरा। आपने कहा मुद्दे हैं, थोड़ा सा और इसको याद किया जाए कि क्यों एक और मुद्दा है, नहीं मुद्दा एक और है, कई मुद्दे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अपनी बीवी के साथ मोदी रहते नहीं है, मशरूम पता नहीं क्या 1000 रुपए किलो का खाते हैं,
ठीक ठीक, ये मुद्दा है निश्चित, बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा वो मुद्दे किस रैपर्स के हैं। एक चीज और, कांग्रेस को क्यों नहीं विपक्ष में रहना आता? दरअसल पैदा हुई कांग्रेस सत्ता में अवैध रूप से। पंडित नेहरू की सत्ता इस देश में पैदा ही अवैध रास्ते से हुई, बिना चुनाव लड़े। पहले तो चलिए मान लीजिए अंग्रेज जा रहे थे, सत्ता का हस्तांतरण उन्होंने किया, तो तुरंत चुनाव नहीं हो सकता था, मान लेते हैं कि, लेकिन पटेल और इनके बीच में कौन अगुवाई करेगा? वहां तो अवैध रूप से नेहरू आए, उसके बाद फिर आम चुनाव लड़ा उन्होंने। तो इनको दरअसल सत्ता अवैध रूप से मिली, उपकृत होते हुए मिली, तो इसलिए इन्होंने सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया। और ये नई चीज थोड़ी ना है कि 2014 में मोदी आए और तब इनको लगा कि अरे हम सत्ता में रहने वाले लोग हैं और अब हम विपक्ष में आ गए हैं, विपक्ष के लिए हम बर्ताव नहीं करेंगे। सर इंदिरा गांधी का याद कीजिए, रायबरेली से राजनारायण ने मुकदमा लड़ा, इंदिरा का चुनाव शून्य घोषित हुआ, अवैध हुआ। उसके बाद इंदिरा का बिहेवियर क्या था? इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी इस देश में। तो सत्ता का जन्मसिद्ध अधिकार तो इंदिरा तक चला ना। निजलिंगप्पा और कामराज के समय जब इंदिरा नेहरू के बाद कांग्रेस में घुसने की कोशिश कर रही थी साइड बाय साइड शास्त्री जी, कामराज और निजलिंगप्पा ने कहा गूंगी गुड़िया, ठिकाने लगा दिया गया, कांग्रेस ही खत्म कर दिया इंदिरा ने, कांग्रेस आई बना ली। तो आप बिहेवियर देखिए ना पूरा। राजीव गांधी आ जाइए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बंगाल का चुनाव हो रहा था, बंगाल के चुनाव में प्रणब मुखर्जी जो कि नंबर 2 थे इंदिरा कैबिनेट में, शीला दीक्षित जी उस जहाज में बैठी थी, गनी खां चौधरी उस जहाज में बैठे थे, राजीव थे और प्रणब बाबू थे। राजू ने दिल्ली आते हुए प्लेन में ही पूछा अब क्या होगा, सरकार का क्या होता है, उनको कुछ पता था नहीं, राष्ट्रीय महासचिव जरूर थे कांग्रेस के। तो प्रणब बाबू ने वही बात बताई जो परंपरा है, जो नियम कहता था कि साहब सरकार में नंबर 2 जो होगा वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेगा, और नंबर 2 प्रणब बाबू थे। हुआ क्या? जहाज उतरा दिल्ली, ज्ञानी जैल सिंह को तलब किया गया और शपथ ले लिया। उसके बाद प्रणब बाबू के साथ क्या हुआ जरा ये बता दीजिए। तो ये इनके डीएनए में है, इसलिए इन्हें सत्ता में रहना नहीं आता। इसीलिए बाबा जी बड़ी गंभीरता से कहता हूं, इसको सरल शब्दों में कह रहा हूं, ये मत कोई सोचे कि मैं बहुत ज्यादा जो है बुद्धिजीविता घुसेड़ रहा हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस देश के हिसाब से 1947 से भारत में दक्षिण पंथिया जो पार्टियां थी वो दरअसल भारत की एक्चुअल लेफ्ट पार्टियां जो सत्ता के हमेशा विरोध में रहीं और जो टुकड़े में अटल जी के समय और उसके बाद अब 2014 से सत्ता में है। तो भारत के संदर्भ में भारत की आज की भारतीय जनता पार्टी और शुरुआत से आप देख लीजिए जनसंघ से लेके और आप एक चीज और कहते हैं कि सत्ता चलाने नहीं आती। सर भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ में थी और जनसंघ था तब उस समय के चुनाव का प्रदर्शन देख लीजिए जनसंघ का। एक समय जिस भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सांसदों वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब इनकी शुरुआत हुई जनसंघ से पॉलिटिकली तब इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये देश में कन्विंस नहीं किए। उनका लोकतांत्रिक तरीका था, चुनाव हारते गए, लेकिन लगातार धीरज के साथ सत्ता में रही, विपक्ष में बनी रही और संघर्ष करती रही, अपने मुद्दे तलाशा, राम मंदिर से इमर्ज किया और उसके बाद 370 और ये सारी चीजें। अब मैं बताऊं आपको, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन इनके पास कौन से मुद्दे हैं? ये इनका डीएनए बोलता है कि इनके पास मुद्दे क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे थे जब विपक्ष में थी? 370 खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे थे? सरकार बनी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, एक देश एक संविधान, ये सारे मुद्दे थे। इनके पास मुद्दे हैं। राहुल गांधी को याद कीजिए, ये राष्ट्र नहीं है, 26 अलग अलग राज्यों का समूह है, यानी देश तोड़ने के मुद्दे हैं, बिल्कुल हैं। आप पंजाब में बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, मैंने आपको कितने वीडियोस खुद भेजे, हमने खुद प्रारब्ध पे 2 वीडियो किया। दरअसल इनके पास राष्ट्र के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ, इस देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ हजार मुद्दे हैं।
सनातन को डेंगू मलेरिया कहना इनके लिए मुद्दा है, जिसको करोड़ों भारतीय मतदाता 2014 से चुन रहे हैं। उस पंजाब के सो कॉल्ड कथित किसान आंदोलन के बीच मर्जा मोदी नारे लगाने के मुद्दे हैं। इस देश को खालिस्तानियों को सौंप देंगे, ये मुद्दा है विपक्ष के पास, वो चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे कहीं हो। राहुल गांधी के पास बिहार में है। राहुल गांधी ने अभी कंक्लूड करते हुए अपनी सो कॉल्ड वोटर जगाओ यात्रा, उसमें उन्होंने कहा कि आज आपका वोट छीन रहे हैं, कल आपका पासपोर्ट छीनेंगे, परसों आपका राशन कार्ड छीनेंगे, उसके बाद आपकी जमीन छीनेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ छीन लेंगे। और मजे की बात ये सर, अमेरिका से भी ये संदेश आ गया है कि इस देश में ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण किया है, कानों में पिघला पिघला के शीशे डाले हैं, इस देश के संसाधनों पर सारा कब्जा उनका है। सर ये बताइए, ये किसकी लाइन है? ये इस देश के वामपंथ की लाइन है, इस देश के लेफ्ट विंग की ये लाइन है। और यहां से कम मेरी 1000 बार दोहराई बात प्रूव होती है कि राहुल गांधी को बाहर से चिट लिख के आती है। इस बार सिर्फ इतना हुआ है कि उस सफेद गोरी चमड़ी वाले ने उस चिट को खोल के पढ़ दिया है। और दर्शकों से एक शब्द नोट करने की अपील करूंगा, गूगल करिएगा, बोस्टन ब्राह्मण्स। एक ऐसा टर्म है जो पूरे अमेरिका में बहुत प्रचलित है, और इसको जन्माया किसने है? लेफ्ट ने जन्माया है। तो सर कांग्रेस के पास, आज के विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। देश को तोड़ने के मुद्दे हैं, राष्ट्र को खत्म करने के मुद्दे हैं, देश को बेच डालने के मुद्दे हैं। लेकिन सवाल एक ही है सर कि 2014 से अब इन मुद्दों को देश खरीद नहीं रहा है। इसीलिए इनकी पूरी आशा मजहबी वोटों पर टिकी है। जहां अलगाववाद का 1% चांस है, चाहे पंजाब हो, उन पर टिकी है। इसके अलावा वही हरियाणा है ना जिसने अभी अभी इनको चुनाव में इनकी औकात बताई है। तो अगर वहां पर हुड्डा परिवार है तो वो तो अपनी लाइन लेके चलेगा। भगवंत मान की सरकार जिसने कहा था कि एक बकरी एक मुर्गी मर जाएगी उसका भी पैसा दूंगा, पंजाब डूब रहा है, दोहन में डूब रहा है। अब मोदी ने बारिश करा दी, ये मुद्दा तो रहेगा ही सर, इससे कौन इनकार कर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि जब टैरिफ वार शुरू हुआ ट्रंप के साथ, तो वही किसान संगठन और उनके नेता जिन्होंने 13-14 महीने बॉर्डर जाम कर रखा था, वो सारे के सारे आज मोदी के पीछे खड़े हैं। तो सर देखिए, तिलस्म ज्यादा दिन नहीं चलता, बेहयाई ज्यादा दिन नहीं चलती, बेशर्मी ज्यादा दिन नहीं चलती। आज नहीं तो कल इस देश में सच आता है सामने, सरफेस पे आता है। और यही वजह है कि मोदी ने अपने कार्यक्रमों को लेके पंजाब में, चाहे सिख पंथ है, उसके उनके गुरु हैं, उनके बाकी तीज त्योहार हैं, उनको लेके आप कई बार ये शिकायत करते हैं कि कुछ ज्यादा ही पीछे रहते हैं। बिल्कुल साहब, पीछे रहते हैं, बिल्कुल पीछे रहते हैं। वो प्रधानमंत्री है, वो पीछे रहेंगे। उनकी किसी से पर्सनल अदावत नहीं। उनकी मां को गाली दे दी गई। मोदी ने एक बार भी कहा हजारों FIR हो जाने चाहिए थे इस देश में, लोगों को अपेक्षा है, हुई नहीं हुई। तो जो इस देश को आगे लेके चलना चाहेगा, राष्ट्रवादी राजनीति करेगा, उसका सीधा रास्ता है। वो कभी जाट भाइयों के साथ भी कंप्रोमाइजिंग दिखेगा। वो कभी आपको अगर भले लगे कि मर्जा मोदी वाले नारे वाले पंजाब के जो कुछ चंक है, और एक बात तो है ना सर कि 2.5 सांसद जिताए हैं अलगाववादी माइंडसेट ने, लगभग खालिस्तानियों को, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट तो मौजूद है ना सर। तो क्या करें आप, इंदिरा गांधी की तरह तोप चलाएं? नहीं सर, वो करके इस देश ने देख लिया है। अंतिम सवाल, हाँ, एटम बम तो फुस हो गया, हाइड्रोजन बम से कुछ निकलेगा? मैंने सुना है कि 89 लाख लोगों का नाम काटने के लिए कांग्रेस ने दस्तावेज सौंपे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे नहीं सौंपे जाते हैं, अगर किसी का नाम कटवाना हो तो फॉर्म 7 भर के देना पड़ता है। तो फॉर्म 7 पे दीजिए, तो आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो BLOs ने जो है वो डॉक्यूमेंट लेने से मना कर दिया, तो इन्होंने सीधे DM जो कि कलेक्टर जो है जिले का, वो भी वही निर्वाचन अधिकारी भी होता है, उसको दिए हैं और बोले कि 89 लाख लोगों के नाम
अब चूंकि वो तो प्रक्रिया सही नहीं है तो फिर झूठ बोल रहा है, तो 89 लोगों का नाम तो कटेगा नहीं, तो बोला 65 नाम लोगों का गलत काट दिया और जिनका काटना था उनका नहीं काटा। 89 लाख वो लगभग 1.5 करोड़ का कुल घोटाला है। तो क्या यही हाइड्रोजन बम निकलेगा या कुछ और निकल सकता है? सर देखिए, ऐसा है, जब आप गंदा खाते हैं, गलत खाते हैं, झूठ वाले मसाले के साथ खाना खाते हैं तो पेट में गैस बनती है। वो कभी ठुस से निकलती है, कभी आवाज देके निकलती है, कभी बदबूदार निकलती है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। एटम बम भी इसी तरह निकला, हाइड्रोजन भी इसी तरह निकला। मजाक की बात अलग। नहीं नहीं सर नहीं सर, स्वस्थ शरीर से जो गैस निकलती है उसमें बहुत ज्यादा बदबू नहीं होती है। जब पेट में इन्फेक्शन होता है तब जो गैस निकलती है वो तो एकदम जहर होती है, जहर होती है, तो मारक होती यूनियन है, कार्बाइड वाली होती है। मारक होती है। ठीक। ये अब सर मारक। मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप 10 दिन से ज्यादा बिहार की यात्रा करके आए हैं, ठीक है? राहुल गांधी, कांग्रेस, कांग्रेसी इकोसिस्टम, इनके जो भी पालतू यूट्यूबर्स हैं या बाकी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव इनके कामगार हैं, इनके अलावा कहीं आपको कोई बम बूम धूम धड़ाम दिखाई दिया जमीन पर? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए। सर कहीं इनका कोई कोई कांग्रेस का वोटर कार्यकर्ता तक नहीं दिखा पूरे बिहार में। ठीक ठीक एक तो वोटर बोलता ना कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। ठीक, रैपिड फायर राउंड में निपटा देते हैं ना सर, इस बात को नहीं दिखा, हो गया। अब सर इनका दूसरा इरादा क्या था? बांग्लादेश बनाएंगे, हम तो बांग्लादेश बनाएंगे। कैठो भाईजान उतरे सड़क पर, एक मोदी को मां की गाली देने के अलावा? आप मुझे ये बता दीजिए, कोई उतरा? नहीं उतरा। जितने भी इन्होंने आदमी खड़े किए, कोई महिला खड़ा की कि मेरा नाम काट दिया, मेरा नाम या किया, मेरा नाम वाह किया, वो सारे के सारे निपट गए इसी देश में, मीडिया में, वीडियोस में, अपनी बातों में। तो सर आप मुझे ये बताइए, मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन बम नहीं, ये ससुरे परमाणु बम चला लें, ये परमाणु बम चला लें। और आदमी असलहे क्यों बढ़ाता जाता है? इन्होंने ये जो ब्राह्मण वाली बात आई है, ये कहां से आई है? ये इनका इनपुट है कि अब बोलो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं सर, ये कितने भी परमाणु बम फोड़ लें, हाइड्रोजन बम फोड़ लें, जो इनके पास है वो फोड़ लें, बिहार जिसको ये देश जलाने की, बांग्लादेश बनाने की राह में सड़क पर मजहबी भीड़ और ईसाई वोट बैंक जिसके लिए इन्होंने स्टालिन से लेकर चन्नी तक को खड़ा किया, सड़क पर उतारने की इनकी कोशिश बिहार प्रयोगशाला ने समाप्त कर दी है। इनकी भ्रूण हत्या हो चुकी है इस नकारात्मक राजनीति की। इनके सामने अब एक विकल्प है, अपना ही हाइड्रोजन बम अपने ही सर पर गिराएं और खाक हो जाएं। ये बिहार ने सिद्ध कर दिया है। अभी इनके सो कॉल्ड वोटर जगाओ यात्रा में, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में आपको दिख जाएगा ये। और तो और सर छोड़िए ना, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, सीमांचल, सो कॉल्ड सीमांचल, वहां तो ये उतार नहीं पाया। उल्टा हुआ क्या? राहुल गांधी की रैली में ओवैसी के लोगों ने ऐसे बिलबोर्ड बड़े बड़े दिखाए जिस पर लिखा हुआ था, वोट हमारा, सरकार तुम्हारी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमको हमारा नेता पसंद है ओवैसी, या तो उसको अपने अलायंस में शामिल करो और नहीं तो दफा हो जाओ। उनके बदौलत ये अराजकता पैदा करना चाहते थे। तो सर कोई बम नहीं चलने वाला, ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने जिस बिहार को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की उसी ने इन तमाम दिनों में इनकी सोकाल्ड यात्रा रैली में सिद्ध कर दिया। अवनीश भाई, बहुत सार्थक चर्चा हुई, बहुत अच्छा विमर्श हुआ आज आपके साथ। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर बिहार यात्रा में 10 दिन मैंने क्या देखा, मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, और बहुत सारी चीजें सर ऊपर सतह पे नहीं दिखाई देती, सतह के नीचे, सतह के ऊपर समुद्र बहुत शांत लगता है कई बार, और नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। इस पे आगे चर्चा करेंगे सर। आज के लिए बिल्कुल सर, मैं आपको प्रारब्ध पर भी सादर आमंत्रित करूंगा आपके बिहार आख्यानों के लिए। जी प्रणाम सर, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।